हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार इसमें केवल और केवल भेजने पर तुली हुई है। कोई भी चीज़ आए दिन सुनो, आपको एक ही न्यूज़ मिलेगी। आज भारत सरकार ने इस कंपनी को बेच दिया, इसमें विनिवेश कर दिया, इसकी हिस्सेदारी बेच दी, या इसको पूरी तरीके से किसी कॉर्पोरेट घराने को मुफ्त में दे दिया कि आप कितने इसको कितने सालों के लिए लीज पर ले सकते हैं। 50 साल, 100 साल, यानी आपका ही हो गया है। यानी आपके आजा परदादा से लेकर सब इसको यूज कर ही सकते हैं। सरकारी कंपनियों को बेचने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो रहा है बस सरकार को कि जो कॉरपोरेट घराने हैं और उसमें भी कुछ गिने चुने ही उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज अमर उजाला ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसका हवाला लेकर हमें वीडियो बना रहे हैं। आप हो सकता है ध्यान से सुने और शेयर भी करें हो सके तो, जिससे आपको ये पता चल सके और सबको पता चल सके कि हाँ सरकार कर क्या रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, अगर उनको हम बेच ही देंगे पूरे, तो जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सीधी सीधी बात है, युवा कहाँ जाएगा। युवा अभी तक सरकारी नौकरी नहीं पाता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अमर उजाला की खबर है, स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सहकारी कंपनियों पर ताला लगाने की तैयारी में। यानी कहने का मतलब है कि स्कूटर इंडिया समेत कुल 34 कंपनियां इस कतार में लगी हुई हैं जिसमें ताला लगने वाला है। यानी कहने का मतलब कि हज़ारों के हज़ारों लोग बेरोज़गार घूमने वाले हैं। अभी तक कम से कम ये था कि जो युवा इस आस में रहते थे कि आज निकल हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तैयारी में जुटे हुए रहते थे, तो कोचिंग पढ़ा लेते थे, कुछ और कर लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं हम इससे भी जुड़े हुए हैं। अब किसको कोचिंग पढ़ाएंगे जब नौकरी ही नहीं मिलनी है, सरकारी नौकरी आनी ही नहीं है, तो कोचिंग पढ़ाएंगे किसको हम। सीधी सीधी बात है, ना पढ़ने का कोई फ़ायदा ना पढ़ाने का कोई फ़ायदा। तो अभी कुछ लोग ये भी कहेंगे पढ़ने से तो ज्ञान बढ़ता है। आज ज़माने में कितना ज्ञान बढ़ रहा है तो बताइए आपको। तो आइए आगे देखते हैं इसको, कौन कौन सी कंपनी में ताला लगने वाला है। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो न्यूज़ है इसके हिसाब से। केंद्र सरकार स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सहकारी कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि 20 केंद्रीय कंपनियों और इनकी यूनिट में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, जबकि 6 कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। ये अभी सरकार जिन कंपनी को बंद करने पर विचार कर रही है उसमें स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत एवं पंप्स कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीकैब, हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड शामिल हैं। अब ध्यान रखिए, इन कंपनियों को सरकार पूरी तरीके से बंद करने पर विचार कर रही है। यानी इसमें हिस्सेदारी नहीं बेचनी, इसमें डायरेक्ट ताला ही लगाया जाएगा। यानी इसके जो कर्मचारी हैं वो रोड पर घूमेंगे अब, यानी उसमें कोई भी सरकारी जॉब की कोई भी संभावना नहीं रह गई है। ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि विनिवेश को लेकर नीति आयोग के मापदंड के आधार पर सरकार ने 2016 में से 34 कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है। इनमें से 8 में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, यानी सरकार उसमें हिस्सेदारी अपनी बेच रही है। अब और 6 को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि 20 विनिवेश की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। या तो उसमें हिस्सेदारी बेच देगी, या तो पूरी हिस्सेदारी बेच देगी, या तो उसको बंद कर देगी सरकार। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार क्या करने की प्रक्रिया में है। इन कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। देख लीजिए, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड एक कंपनी हो गई, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ को इंडिया लिमिटेड, यूनिट्स ऑफ सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, फेरो स्क्रैप लिमिटेड, नागरनाल स्टील प्लांट ऑफ NDFMC में निवेश की प्रक्रिया जारी है इस समय भी। इसके अलावा एलाय स्टील प्लांट दुर्गापुर, सलेम स्टील प्लांट, सेल की भद्रावती यूनिट, पवन हंस एयर इंडिया, नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत सुना होगा ना एयर इंडिया। अब आप ध्यान दीजिए,
सरकार एयर इंडिया भेज दे, कोई बात नहीं है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहारा लिया गया तो था एयर इंडिया का। कहने का मतलब है विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए किसका यूज़ किया गया? एयर इंडिया का। अगर एयर इंडिया ना होती तो सरकार हाथ फैलाकर गो एयर और भी जितने प्राइवेट कंपनियां हैं उनके सामने गिड़गिड़ाती, और फिर वहीं पर असली खेल होता कि एक यात्री को लाने में 25,000 रुपये का खर्च लग रहा है, और वहीं पर सरकार के खजाने से उसी यूनिट के हिसाब से आराम से पैसे निकाले जाते और उन प्राइवेट कंपनियों को जो है पेमेंट की जाती। लेकिन अब चूँकि एयर इंडिया है तो एयर इंडिया का उस तरीके से यूज नहीं किया गया। यहाँ पर चूँकि फ्री में लाया गया, जैसे कि आप जानते हैं एयरलिफ्ट जो अभी एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो उस एयरलिफ्ट के तहत जो है बहुत ढेर सारे भारतीयों को विदेशों से यहाँ लाया गया। आपको पता है रेलवे बेच रही है, सरकार खूब बेच रही है। अभी हज़ारों हज़ार डिब्बों को रेलवे ने हॉस्पिटल के रूप में तब्दील कर दिया। आपको पता होगा जितने कंटेनर चल रहे हैं प्राइवेट इस समय, अगर आपको क्या एक भी कारपोरेट घराने ने ऐसा किया कि एक भी डिब्बे को एज ए हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दिया हो, या एक मोबाइल हॉस्पिटल वैन को उसने लॉन्च कर दिया हो, जो कि उन इलाकों में जो गरीब इलाके हैं जहाँ पर लोग हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल के एक दिन का जो मुनाफा है वो करोड़ों करोड़ रुपए में आता है आजकल। सरकार का जितना टोटल बजट था इस बार हेल्थ सेक्टर का, उतना तो मुनाफा है प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स का इस बार का। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये रिपोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा खेल चल रहा है इसमें। पहले ये PSUs जो हैं, जो यूनिट्स हैं हमारी नवरत्न, पहले इन्हीं कंपनियों को नवरत्न कंपनियाँ कहा जाता था। अब उन नवरत्न कंपनी, जो नवरत्न कंपनी करोड़ों रुपए हर साल सरकार को मुनाफा देती थी, वही नवरत्न कंपनी आज कैसे इतनी बीमार हो गई? कहने का मतलब है पहले खेल किया जाता है, पहले उसको बीमार किया जाता है और फिर इस तरीके से उसको दिखाया जाता है कि हाँ ये कंपनी इतनी ज़्यादा बीमार है, इसको अब बेच देना ही ठीक है क्योंकि ये मुनाफा नहीं दे पा रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ LIC को आप जानते हैं अभी पिछले सेशन में ही, पिछले वित्तीय वर्ष में ही LIC इतना होने के बावजूद भी कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए का चेक भारत सरकार को प्रदान किया उसने कि इतने का मुनाफा हुआ, लेकिन फिर भी उसी LIC को सरकार बेचने पर तुली हुई है जो कि कभी घाटे पे। हाँ, उसका NPA जरूर बढ़ रहा है। NPA इसीलिए बढ़ रहा है कि जो है वो उस मुनाफा वसूली नहीं हो पा रही, उसमें जो कर्ज देती है LIC उसकी वसूली नहीं हो पा रही। लेकिन LIC आपको ध्यान होना चाहिए कि LIC वही कर्ज देती है जितने की LIC आपके पैसा जमा कराई हुई होती है। उदाहरण के लिए अगर आपने 60,000 की LIC अभी तक जमा कर दिया है, ठीक, तो आपको 40,000 रुपये से ज़्यादा कर्ज नहीं मिल सकता। यानी कहने का मतलब उतना पैसा आप LIC को दे चुके हैं, तो LIC घाटे में जा कैसे रही है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है ना। यानी आप LIC की पॉलिसी अगर आपकी LIC में है तभी आप वहाँ से लोन उठा सकते हैं। तो LIC हमेशा क्या करती है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने 60,000 रुपये तक की किस्त जमा कर दिया है, अगर आप लोन की अप्लाई कर रहे हैं तो LIC आपको 60,000 रुपये तक का लोन नहीं देगी, कभी नहीं देगी। आपको केवल और केवल 40,000 रुपये से 42,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। यानी कहने का मतलब जब आप उतना पैसा पहले ही दे चुके हैं LIC को, तब आपका पैसा तो दे रही है LIC आपको, तो घाटे में गई कहाँ से? कहीं ना कहीं इसमें भी एक खेल है। तो सब सोचने वाली बातें हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा एलाय स्टील प्लांट दुर्गापुर, सलेम स्टील प्लांट, सेल भद्रावती यूनिट, पवन हंस, एयर इंडिया और इसकी 5 सहायक कंपनियों को और एक संयुक्त उपक्रम में भी रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। आगे अभी देखिए क्या खेल है। वहीं HLL लाइफ केयर लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एवं फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की विभिन्न यूनिट, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जानते हैं सबसे ज़्यादा शिपिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा माल ढुलाई होती थी, इनके बंदरगाह थे। अब अडानी को मिल जाएंगे, अंबानी को मिल जाएंगे, काम खत्म, क्योंकि वहाँ वही काम शिपिंग इंडिया को करना था, वही काम जो है उनको करना है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में भी रणनीतिक विनिवेश होगा। इन कंपनियों की बिक्री पूरी हो चुकी है, यानी कहने का मतलब सरकार इसको बेच ही चुकी है, इसमें विनिवेश में जैसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक, ठाकुर के मुताबिक HPCL नाम खूब सुने होंगे आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, REC हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, ट्रेड गिंगिंग कॉरपोरेशन, THDS इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और काम
बंदरगाह की रणनीति बिक्री पूरी हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि इन कंपनियों को सरकार पूरी तरीके से बेच ही चुकी है, यानी उसमें कोई भी शंका नहीं रह गई है। यानी अब कहने का मतलब है, अभी तक ये तो ये होता था जो लिमिटेड कंपनीज होती थी हमारी, उसमें अगर हम जॉब करते थे तब भी हमको लगभग सरकारी जो एक सैलरी होती थी उसके बराबर सैलरी पाने के हम हकदार होते थे, और उसमें भी बहुत ढेर सारी चीज़ें भत्ते हमको प्राप्त होते थे। पेंशन्स भी पहले पुराने में पेंशन भी थी, लेकिन उसको मान लीजिए हटा दिया गया, कोई बात नहीं। अब आप इसी पर विचार कर सकते हैं कि किस तरह का खेल इस समय चल रहा है। अब रोज़गार तो कम होंगे ही होंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में अब आप देख सकते हैं इस समय कोरोना काल में कि सैलरी की क्या हाल है। वही कंपनी जो उसी पोस्ट के लिए पहले 35,000, 40,000, 45,000 देने के लिए तैयार थी, और उसी कंपनी में 100 आदमी काम करते थे, आज उसी कंपनी में उसी पोस्ट के लिए 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, और 100 की जगह 50 वर्कर काम कर रहे हैं, और वही पूरा काम 50 वर्कर कर रहे हैं। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, काम पूरा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है बल्कि। अब आप सोच सकते हैं 50 जो कर्मचारी थे उनकी छटनी करवा दी गई, और उन 50 शिफ्ट वाइज भी काम तो कराया जा सकता था कि उनका काम जो है शिफ्ट वाइज हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उनको डायरेक्ट निकाल ही दिया गया। अब वो घूम रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है और कर्मचारियों से काम उतना ही लिया जा रहा है, सैलरी कम कर दी गई। कहीं ना कहीं ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा खेल है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए। अगर आप युवा हैं और रोज़गार की तलाश में बेरोज़गार हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस पर एक बार मंथन ज़रूर करिए। हम ये नहीं करें किसी पार्टी को सपोर्ट करिए, कोई बात नहीं, चाहे जो पार्टी हो, हमसे पार्टी से लेना क्या क्या देना है। आज पार्टी रही, कल रहेगी, नहीं रहेगी, लेकिन हम युवा हैं, इस देश को बिकने बेच रहे हैं ये लोग, उसमें तो ध्यान दे सकते हैं। जो आधिकारिक आंकड़े हैं जो सरकार कह रही है उसी आंकड़ों को ही देखिए, किसी धर्म और राजनीति और इस पर मत जाइए। आप उसी आंकड़े को जो सरकार जारी करती है आंकड़े, उन्हीं आंकड़े को ही देखिए कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। अब आप समझिए स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल, अब आप समझते हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप एक सर्वे कर लीजिए अपने एरिया में। अब आप देखेंगे अगर 10 स्कूल होंगे, उसमें से 10 स्कूल अगर होंगे प्राइवेट, इंटर तक की मैं बात कर रहा हूँ, डिग्री कॉलेज को दाने दीजिए, अगर 10 स्कूल होंगे आपके एरिया में तो उसमें से 8 स्कूल ऐसे होंगे, 8 से 9 स्कूल जो उस एरिया के या तो सांसद के होंगे, या तो विधायक के होंगे, या तो किसी कॉर्पोरेट के होंगे। यानी कहने का मतलब है वो पैसा भी कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं पर जाना है। और आप विरोध करने कहाँ जाएंगे? उन्हीं के पास। सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। जो काम सरकार 1 रुपये में करा सकती थी, वही काम इन प्राइवेट सेक्टर से 100 रुपये और 200 रुपये में करा रही है। जो किताब हमारी प्राइवेट की 100 रुपये की मिलती है, वही उससे गुणवत्तापूर्ण किताबें मार्केट में 10 रुपये मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खेल चल रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है इस पर। अब आप समझिए RTI को भी कितना कमज़ोर कर दिया गया, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, हम नहीं जानते। हाँ, RTI को एकदम से कमज़ोर कर दिया गया, उसमें बहुत ढेर सारी धाराओं को हटा दिया गया, उनके नियमों में संशोधन कर दिया गया जो है। क्यों? क्योंकि सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, सरकार ऑडिट नहीं कराना चाहती है। क्यों नहीं कराना चाहती? हम कहते हैं हमारे टैक्स के पैसे को हम ही नहीं जान सकते हैं। क्या अब इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का समय नहीं आ गया है? कि क्या आपको लगता है कि अब्राहम लिंकन ने कभी कहा था, लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने दिया था, जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसकी परिभाषाएं बदल चुकी हैं? जनता के द्वारा ही शासन लोकतंत्र कहलाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा बदल कर हमको तो लगता है कर देना चाहिए कि नेताओं और कॉरपोरेट्स के द्वारा शासन, और इनके द्वारा ही शासन, और इनके द्वारा ही सब कुछ। अब इस परिभाषा का बदलने का समय आ गया है कि जब ये परिभाषा ही बदल देनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही हो गया है जो उदारवाद कहीं ना कहीं 19वीं सदी में ब्रिटेन से शुरू हुआ था। तब ये कहा गया था कि जब उत्पादन जो होगा उस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये अगर पूंजीपति वर्ग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अपने नीचे इनको काम देगा जो ये दबे कुचले लोग हैं। लेकिन वो तो वही हो गया ना कि जब घड़ा भर जाएगा, घड़ा भरने के बाद अगर उसमें से बूंदें टपकेंगी, तब जाकर कहीं जो नीचे वाला वर्ग होगा उसके लिए एक बूंद टपकेगी। अब आप समझिए उस एक बूंद में, उस पूरे घड़े के लिए जो है, घड़े का मालिक एक इंसान है जिसमें 100 लीटर है, लेकिन उसमें से एक बूंद जो टपक रही है, 100 लोग नीचे खड़े हैं वो उस एक बूंद के लिए। तब आप विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार ज़रूर करें। धन्यवाद।